हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, वो बदलती रहती है, उसमें मूवमेंट होते रहते हैं। कुछ मूवमेंट तो हम देख सकते हैं, कुछ मूवमेंट हम नहीं देख सकते हैं। ये मूवमेंट होते क्यों हैं? क्योंकि जो अर्थ है, जो जो लिथोस्फीयर है, जहाँ पर लैंड पोर्शन एग्जिस्ट करता है, वो लिथोस्फीयर जो है कई सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनके अंदर पानी भी आता है, ओशन भी आता है, क्योंकि ये मान लेते हैं हमारा पूरा क्या है, मैप है। ठीक है, जहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके से पूरा हमारा क्या है, मैप है। तो ये जो मैप है, ये पूरे कुछ कुछ ऐसे जैसे हम पजल देखते हैं ना, उस तरीके से कुछ पार्ट्स में से डिवाइडेड है। और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, यही क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लैंड पोर्शन और वाटर दोनों ही इंक्लूडेड है। तो कई सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हमारी अर्थ डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये मूवमेंट जो था बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि मिलीमीटर होता है कई सालों में। एक साल में कुछ ही मिलीमीटर्स मूवमेंट इसका होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ मूवमेंट जो होते हैं हमें पता चल सकते हैं, जैसे अर्थ पे कुछ मूवमेंट, जैसे कि वोल्केन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये हमें पता चलते हैं। तो ऐसे मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो अर्थ पे दो टाइप के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये मूवमेंट जो है, इनका नाम किस बेसिस पर रखा गया है? जिस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट जनरेट हुए। जैसे कि इंडोजेनिक यानी कि जो फोर्स अंदर से, अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है, उसे हम इंडोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक यानी कि जो अर्थ के बाहर सरफेस पर जो मूवमेंट हो रहे हैं, वो इस मूवमेंट के अंदर आते हैं। इस एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि जो बाहरी सरफेस पर फोर्स लग रहा है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और इसी तरीके से एक्सोजेनिक मूवमेंट होता है। ठीक है, दोनों के बारे में अब थोड़ा और जान लेते हैं कि जो इंडोजेनिक मूवमेंट है, उसमें दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। कुछ स्लो होते हैं, कुछ डायस्ट्रोफिक यानी कि फास्ट होते हैं। कुछ फास्ट होते हैं, सडन होते हैं। फास्ट यानी कि सडन होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, और स्लो को ही हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिक भी कहते हैं। तो जो फास्ट या फिर सडन जो मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। ये जो मूवमेंट है, ये अचानक से हमें देखने को मिलता है, हमें फील होता है ऑब्वियसली कि अर्थक्वेक आया, वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, तो ये हमें पता चलता है। ठीक है, स्लो मूवमेंट जैसे कि माउंटेन का बनना, मेकिंग, या फिर माउंटेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माउंटेन का बनना। तो माउंटेन बनते हैं, लेकिन वो हमें एकदम से तो ना कि ज़मीन के नीचे से ऐसे माउंटेन निकल गया। ठीक है, तो माउंटेन जो होते हैं वो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, हमें पता नहीं चलता, बहुत कम पता चलता है। लेकिन जो फास्ट और सडन मूवमेंट होते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं। इसके बाद एक्सोजेनिक, यानी कि ये तो हमें पता है, जैसे अर्थ के अंदर प्लेट्स खिसकती है, वाइब्रेट होता है, या फिर जो लावा है अर्थ के अंदर वो बाहर निकलता है, तो अंदर से फोर्स लग रहा है, तो ये इंडोजेनिक के अंदर आके। एक्सोजेनिक यानी सरफेस पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि इरोजन, इसमें क्या आता है, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है अपरदन, यानी कि जैसे कि मिट्टी का कटाव हो गया, यानी कि उसके जो बारीक पार्टिकल्स हैं, हवा या पानी के द्वारा बहा दिए गए, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन ये काई काई में होता है। ये हमें देखने को मिलता है विंड में, वाटर में, ग्लेशियर में। ये हमें यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम एक एक करके सभी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो लैंडफॉर्म्स इनके द्वारा बनते हैं इरोजन डिपोजिशन के द्वारा, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वोल्केनो से।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये इंडोजेनिक एक्सोजेनिक क्या है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वोल्केनो। वोल्केनो जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या सिस्टम बनाया है सब कुछ समझ आ जाएगा आपको अभी। ये यहाँ पर जो है जो वोल्केनो है जहाँ से लावा निकलता है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये पूरा पहाड़ जैसा वोल्केनो हमें दिखता है धरती पर, लेकिन अंदर क्या होता है, यहाँ से ये क्या है, क्रस्ट है। हमें पता है अर्थ में 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो है ये यहाँ पर क्रस्ट है जिसके ऊपर एक माउंटेन जैसा हमें दिख रहा है। क्रस्ट के बाद क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल यानी कि जहाँ पर मोल्टन लावा होता है। तो ये जो लावा है जो बाहर निकलना चाहता है, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर। अब यहाँ से ये जो लावा है ये बाहर निकलेगा बहुत हाई प्रेशर के साथ। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि जो लावा के पिघलने से अंदर जो है वो क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो उन्हें ये मैग्मा निगल लेता है, खा लेता है। तो जितना निगला है उतना प्रेशर के साथ अब प्रेशर बनेगा कि भाई साहब ये जो चट्टानें इन्हें निकली है तो बाहर भी तो इनको फेंकना है। तो ये क्या करेगा कि इस तरीके से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो कुछ ओपनिंग होती है धरती में कुछ कुछ जगह, और ये जो ओपनिंग है इसे हम वेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऐसे लावा जो था वो ऐसे भी निकलता है बीच में से। हमें पता है कि यहाँ से ऊपर तो क्या निकलती है, ये जो क्रेटर होता है यहाँ से गैसेस और एशेस निकलते हैं, राख और जो गैसेस होती हैं ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, पूरा आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो वोल्केनो इस तरीके से वोल्केनो फटता है जिसे हम कहते हैं वोल्केनो का फटना। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि जो एक माउंटेन टाइप होता है जहाँ पर मैग्मा जो होता है इस तरीके से बाहर निकलता है थ्रू वेंट, जो कि एक ओपनिंग होती है। और क्रेटर जो होता है जो ऊपर ऊपर जो ओपनिंग का ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है जहाँ से गैसेस और एशेस बाहर निकलते हैं, और इस तरीके से वोल्केनो फटता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वोल्केनो के बाद अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा उनमें क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में वाइब्रेशन होता है कभी कभी। ठीक है, और वाइब्रेशन तो होगा अगर हम देखते हैं जैसे कोई बर्तन है उस पर हमने क्या रख दिया, जैसे पानी गर्म होने के लिए रखा उस पर प्लेट ढक दी, तो फिर क्या होगा कि जैसे पानी उबलने लगेगा तो एकदम से प्लेट क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। ठीक है ना, तो वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, फिर वाइब्रेट अगर करेगी और उस पर कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ चम्मच रखे हुए हैं तो वो हिलने लग जाएगी। तो इस तरीके से धरती में भी सेम ऐसी कंडीशन जो हमें पता है कि अंदर क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स अगर वाइब्रेट करेगी तो ऊपर क्या होता है, हम सब इंसान है, घर है, बिल्डिंग्स है, तो वो वाइब्रेट करेगी। और अर्थ में तो ज़्यादा पावर होगी, जो वाइब्रेशन है जो लिथोस्फेयर प्लेट्स के मूवमेंट से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ ज़्यादा पावर का हुआ। कभी कभी कम पावर के भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत मेजर अर्थक्वेक भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो अर्थक्वेक लिथोस्फेयर के वाइब्रेट करने से बनते हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, क्रस्ट पर एक सरफेस है, और ये नीचे ही क्या है, एक पॉइंट है जिसे हम फोकस कहते हैं, जहाँ से ये फोर्स जनरेट हुआ है, ये एनर्जी जनरेट हुई है अर्थक्वेक को पैदा करने वाली। तो ये जो है, अब इसका जो डायरेक्टली ये सरफेस पर जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर के अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्टली फोर्स यहाँ पर लगा है। फिर उसके बाद वेव्स के फॉर्म में ये अर्थक्वेक फैलता है, और जैसे जैसे वेव्स दूर जाती हैं कम डिस्ट्रक्शन होता है। तो वेव्स भी 3 टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और सरफेस वेव्स, जिनके बारे में अभी हमें फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। सरफेस अर्थक्वेक जो होता है उसको मेज़र किस मशीन से किया जाता है, हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते वैसे कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना वेदर में कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, आज धूप रहेगी या बादल रहेंगे। तो ऐसे हम अर्थक्वेक का पता नहीं कर सकते कि आज अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं। ठीक है, तो अर्थक्वेक को जो आने के बाद मेज़र कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी पावर का है, तो उसको मशीन को हम कहते हैं सेस्मोग्राफी।
और जो स्केल होती है जिस पर मैग्नीट्यूड मेजर होता है उसे रिचर स्केल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना पावर का कितना मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हमें पता है कि जो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उससे हुआ था, स्कूल में बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी, पाइपलाइंस का कनेक्शन, वाटर सब कुछ बिगड़ गया, जहाँ आग जल रही थी वहाँ इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि आग फैल गई वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था गुजरात में, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था, उसका मैग्नीट्यूड था 6.9। और इस मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो जो 2 से 5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि 2 में तो बहुत कम डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, 5 में कुछ चीज़ें गिर जाती हैं या फिर कुछ ऐसे हलचल वगैरह हो जाती है, और जो 6 मैग्नीट्यूड वाला होता है उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन जो 7 मैग्नीट्यूड वाला उसे मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। तो 6.9 अबाउट 7 ही है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं। तो इस तरीके से अर्थक्वेक के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स है वो कैसे बनते हैं। लैंडफॉर्म्स यानी कि जो लैंडस्केप है, जो ज़मीन है लैंडस्केप, उसमें जो लेयर है वो रिड्यूस होती है कभी कभी, यानी कि जैसे लेयर है, ये मिट्टी है यहाँ पर, तो वो कभी कभी क्या होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, इसके 2 कारण हैं। क्या कारण है, इरोजन और वेदरिंग, इरोजन और वेदरिंग। ठीक है, इरोजन और वेदरिंग की वजह से लैंडस्केप की जो लेयर है वो हटती जाती है। जब वेदरिंग की अगर हम बात करें तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि जब पत्थर टूटते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, पत्थर या चट्टान जब टूटने लग जाती है तो वो भी तो एक तरह से एक तरह से कटाव ही है, एक तरह से लेयर रिड्यूस हो रही है। और इरोजन का तो हमें पता ही है कि जो सोइल होती है या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, सोइल डस्ट, तो ये पार्टिकल्स एयर या विंड के थ्रू, एयर या विंड के थ्रू क्या किए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं, ले जाए जाते हैं साथ में। तो जो मिट्टी जो है वो एयर वाटर के साथ चली जाएगी, तो वहाँ पर जहाँ से गई है वहाँ की लेयर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए लैंडस्केप की लेयर जो होती है इस तरीके से रिड्यूस होती है इरोजन और वेदरिंग के थ्रू। और ये जो प्रोसेस होती है, अब ये रिड्यूस हुआ है यहाँ पर लेयर, तो यहाँ पर कुछ नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, और मेनली हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो वाटर की वजह से जो नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दूसरा कि जो सी वेव्स की वजह से बनते हैं, तीसरा जो ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं, और चौथा जो कि विंड की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाटर से। वर्क ऑफ वाटर, वर्क ऑफ वाटर यानी कि वाटर की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है वाटरफॉल, हमें पता ही है वाटर की बात आएगी तो वाटरफॉल की तो बात आएगी ही। तो जो वाटरफॉल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब रिवर जो होती है वो एक एक एंगल या फिर एक जो एज होता है वहाँ से नीचे गिरने लगती है। ठीक है, तभी क्या क्रिएट होता है, वाटरफॉल क्रिएट होता है। ठीक है, ये चट्टाने हैं ये यहाँ पर, और ये रिवर आ रही थी और ये इस एज से टकराकर नीचे गिरने लगती है। तो ये जो नीचे गिरना है, ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। जो सबसे, वैसे तो दुनिया में कई सारे वाटरफॉल है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट वाला वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, वो है एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला। जो वेनेजुएला कहाँ पर है, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में जो वेनेजुएला है वहाँ पर एंजल वाटरफॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, वो यहाँ पर पाया जाता है। वैसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में हमें अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिवर की, ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्या है, कोई रिवर है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे रिवर जहाँ टर्न होती है तो वहाँ पर कुछ जो डिपोजिशन हो जाता है, कुछ ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मिएंडर।
ठीक है। और ये जो मेंढ होता है कभी कभी क्योंकि कटाव हो रहा है बार बार रिवर का यहाँ से, तो कभी कभी अलग हो जाता है पार्ट। जैसे यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो ये मान लेते हैं पार्ट अलग हो गया, तो ये एक लेक की तरह बन जाएगा। इसे हम कहते हैं ओक्सबो लेक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो दोनों साइड में हमें यहाँ कभी कभी क्या होता है हमें पता है, जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो फ्लड आ जाती है। अब फ्लड आ जाएगी तो पानी ओवरफ्लो करेगा, तो फ्लड निकलने के बाद, फ्लड आ जाने के बाद में जो लैंड बसती है उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि उसके साथ कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसके साथ लाए जाते हैं, तो फर्टाइल बहुत होती है ये जो फ्लड प्लेन होता है, फर्टाइल होती है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं बहुत ऊंचे उठे हुए बैंक्स टाइप्स होते हैं, किनारे ऊंचे उठे हुए, ठीक है, बीच में रिवर फ्लो हो रही है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लीवीज कहते हैं। लीवीज, LEVES, ठीक है। यहाँ तक बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें रिवर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जब रिवर समुद्र में मिलती है, जब रिवर यहाँ मान लेते हैं समुद्र में मिलती है, तो रिवर की हमें पता है ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज की भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज होने लग जाती हैं, और ये सभी क्या होती है, यहाँ पर फ्लो कम हो जाता है, जैसे समुद्र में गिरने वाली होती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये जो पार्ट होता है पूरा, ये क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, हमें पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है, कौन सी रिवर के द्वारा बनाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वाटर के वर्क की बात करनी तो इससे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सी वेव्स, तो सी वेव्स के द्वारा क्या क्या फॉर्मेशन बनाए जाते हैं, सी वेव्स, तो सी वेव्स के द्वारा सबसे पहले तो सी केव्स बनाई जाती हैं, उसके बाद बनते हैं सी आर्क, उसके बाद बनते हैं स्टेक, और साथ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सी क्लिफ भी देखने को मिलता है, फिर बीच भी देखने को मिलता है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, सी केव्स की अगर हम बात करें तो समुद्र जो होता है उसमें कई बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती है बीच में, तो ये चट्टान है मान लेते हैं, तो समुद्र में वेव्स भी आती है, लहरें भी आती है, तो वो वेव टकराती रहती, और यहाँ पर गुफा बन जाती है, तो उसे हम सी केव बोलते हैं। अब और ज़्यादा टकराएगी तो ये आर पार, पूरा आर पार हो जाएगा, ठीक है, ये उधर का पानी दिखने लग जाएगा, तो ये जो केव के बाद और टकराने से जो होल बन गया है, होलो बन गया है, इसे हम सी आर्क बोलते हैं। फिर और ज़्यादा अगर वेव्स टकराएगी तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जो पार्ट है इसे हम स्टेक बोलते हैं। ठीक है, अब सी क्लिफ क्या होता है, हमें पता है ये जो होता है इरोजन से बनता है। ठीक है, सी केव, आर्क, स्टेक और सी क्लिफ ये इरोजन से बनते हैं, यानी कि कटाव से बनते हैं। जैसे सी क्लिफ की अगर हम बात करें, जो समुद्र के किनारे एक तो बीच होता है वो डिपोजिशन से बनता है, यानी कि जो भी रेत वगैरह डिपोजिट जो भी बहा कर लाई गई है वो इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठे होने को ही हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं, तो वो डिपॉजिट होने से बीच बनता है, जैसे गोवा वाला बीच। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं समुद्र की, ये समुद्र है। अब इसके किनारे पर कई बार ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे देखने को मिलते हैं, बड़े उठे हुए पार्ट देखने को मिलते हैं किनारे, तो इन्हें हम सी क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र के वेव्स के द्वारा इस तरीके से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लेशियर, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, हमें पता है ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ की नदी, तो ये भी कभी पिघलती है, तो इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ चीज़ें होती है, तो ये बहा कर ले जाती हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें जो डिपॉजिट करती है, तो ये जो डिपॉजिट होता है, जैसे यहाँ पर समुद्र में जो डिपॉजिट हुआ है उसे हम बीच बोल रहे हैं, इस तरीके से ग्लेशियर में जो डिपॉजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन, ग्लेशियल मोरेन बोलते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, इस तरीके से। अब विंड की अगर हम बात करें तो विंड से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे रेगिस्तान में हवाओं की बात है तो रेगिस्तान में रेत ही रहते, वहाँ हवाएं चलती है, तो वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मशरूम रॉक्स यानी कि कुछ इस तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती है वहाँ रेगिस्तान में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंड की वजह से जब हवा चलती है तो ये जो पार्ट होता है ये कट हो जाता है, ये पार्ट कट हो जाता है, और ऊपर का पार्ट तो बचा है, तो इस तरीके से नीचे पतला और ऊपर मोटा पार्ट बच जाता है, जिसे हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि मशरूम की शेप में हमें दिख रही है। इसके अलावा और क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा रेगिस्तान में कुछ इस तरीके से पहाड़ जैसे नहीं होते, वो
ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, सैंड ड्यून्स है, ठीक है। और हवाओं के चलते ये उड़ते जाते हैं, दूसरी जगह बन जाते हैं, इनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है। सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लोइस, लोइस का मतलब होता है जैसे टीले टाइप हम देख सकते हैं, जहाँ पे लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाता है जो विंड के द्वारा फाइन पार्टिकल्स लाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, चाइना में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा, इतना ही था, बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।